आज भी हम हिस्ट्री के जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगीत वाद्य दिए हैं और उनकी विशेषताएं बताइए। तो पहला है सुषिर वाद्य, इसे तार वाद्य यंत्र या ठोस वाद्य यंत्र जिन्हें सम स्वर स्तर में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सम स्वर स्तर में प्रयोग लाने के लिए नहीं किया जाता है, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है। तो पहला गलत है, तो आप ए और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं केवल 2। तो घन वाद्य है जो है, ये ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, तो ये एकदम करेक्ट है। अवनद्य वाद्य है जो ताल वाद्य यंत्र कहलाता है, एकदम करेक्ट है। और तत्वाद्य जो है हवा वाले वाद्य यंत्र में प्रयोग होता है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो फोर्थ है वो भी क्या होगा, गलत होगा। तो आप देखें तो केवल और केवल इसमें डी सही होगा। वो टफ टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा सा समझिए। भरत मुनि द्वारा संकलित नाट्यशास्त्र, जो नाट्यशास्त्र है, जिसे 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन में संगीत वाद्य यंत्र ध्वनि को उत्पत्ति के लिए 4 आधार बताए थे इन्होंने, मतलब उसमें विभाजित किया था। पहला है तत्वाद्य, जिसे तार वाद्य यंत्र, इसकी विशेषता है। सुषिर वाद्य जिसे हवा वाद्य यंत्र है, और अवनद्य वाद्य यंत्र जो ताल वाद्य यंत्र है, और घन वाद्य जो ठोस वाद्य यंत्र है, जिसे ट्यूनिंग के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है। देखिए नहीं है, यहाँ पर आपको गलत बताना है। तो आप देखिए, मध्य एशिया में हुणों का आक्रमण, यशोवर्मन की हुणों पर विजय, मालवा में शासन और तथा मालवा में उन्होंने शासन किया, वाकाटक राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध, और गुजरात सहित पश्चिम भारत का पर साम्राज्य स्थापित नहीं रहने से व्यापार में पतन। तो आप देखें तो दूसरा कारण जो है वो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, तीसरा कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने से कोई पतन नहीं होता है और राज्य विस्तार होता है, तो यहाँ पर ये गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों एवं विजय अभियानों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह ब्राह्मण जाति के वाकाटक शासक के साथ किया, और मध्य भारत शासन करते थे, जो कि मध्य में मतलब भारत के बीचों बीच शासन करते थे। वाकाटक राजा की मृत्यु के बाद उसका अल्प अयस्क पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार प्रभावती वास्तविक शासिका जो थी उस समय बन गई थी, तथा अपने पिता के हितों की पूर्ति करती रही। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने मध्य भारत में वाकाटक राजवंश का अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। इससे इसे अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यों में वैदिक साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं। तो पहला है, वैदिक साहित्य केवल प्रार्थनाओं और संस्कारों को शामिल करते हैं, न कि जादू टोना और पौराणिक कथाओं को। वेदांग वेदों के अध्ययन और उन्हें समझने से संबंधित शास्त्र हैं। तो इसके बारे में हम देखें तो ऑप्शन जो बी है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो पहला वाला है वो करेक्ट नहीं है, और यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा बी। तो अथर्ववेद का आप लोगों ने कभी वर्णन सुना हो तो इसमें जादू जो शक्तियां हैं उनके बारे में बताया गया है। अथर्ववेद के सूक्तों में अधिकांश सम्मोहन शक्तियों एवं जादू मंत्रों का वर्णन किया गया है, जो शैतानी शक्तियों और शत्रुओं को दूर रखते हैं। वेदांग वेदों के अध्ययन और उन्हें समझने से संबंधित सहायक शास्त्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्धपर्यक्ष आसन में आसीन शिव की पल्लव कालीन कांस्य मूर्ति की हस्त मुद्रा में आचमन मुद्रा कहा गया है। यह हस्त मुद्रा प्रतीक है। तो यहाँ पर जो मूर्ति बनी हुई है भगवान शिव की, वो कौन सी मुद्रा में बैठी है। तो यहाँ पर आप देखें तो भगवान शिव की विश्वान की मूर्ति, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट है। पल्लवकालीन प्रमुख कांस्य प्रतिमाओं में से एक 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अर्धपर्यक आसन, मतलब एक पैर को लटकाकर बैठना में बैठे हुए शिव की मूर्ति दाएं हाथ आमुचन मुद्रा में, जो भगवान शिव द्वारा विश्वान करने की ओर संकेत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। गुप्त काल के शासनकाल के दौरान भारतीय संगीत को 2 शास्त्रीय शैलियों में विभाजित किया गया, और हिंदुस्तानी संगीत पर फारसी एवं अरबी संगीत संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट है, हिंदुस्तानी संगीत पर फारसी और अरबी संगीत संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। शास्त्रीय संगीत 2 शैलियाँ हैं, हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक। सामान्यतः स्वीकार किया गया है कि भारत का संगीत 13वीं शताब्दी से पूर्व लगभग एक स्वरूप था, कालांतर में 2 संगीत श्रेणियों में विभाजित हो गया। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का युग था, और समुद्रगुप्त ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ पर शासन किया था। निम्नलिखित में कौन सी ताम्र पाषाण संस्कृति की विशेषता लिखी, जो विशेषता है वो है। तो आप देखें तो पहला है, इस युग के दौरान पाषाण और ताम्र का उपयोग प्रचलित था। तो यहाँ पर ताम्र की विशेषता बता रहा है। निर्माण हेतु
प्राथमिक रूप की पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस संस्कृति के लोग वस्त्र निर्माण की कला से परिचित थे। तो आप देखें तो केवल और केवल यहाँ पर देखिए पक्की हुई प्राथमिक रूप से पकी हुई नहीं थी, यहाँ पर पूर्ण रूप से पकी हुई ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मूर्तिकला की मथुरा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है बुद्ध को केवल इसी शैली से में मानव रूप में प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध की मूर्तियों को अर्ध खुले नेत्रों तथा गोल चेहरे एवं गालों से चिन्हित किया गया है। सिर के चारों ओर प्रभामंडल अत्यधिक अलंकृत होता है। तो यहाँ हम देखें तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है आंसर होगा केवल और केवल तीसरा। तो यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं की गई है, तो इसमें केवल और केवल जो है वो तीसरा सही है कि सिर के चारों ओर प्रभामंडल अत्यधिक अलंकृत होता है। मूर्तिकला की जो मथुरा शैली है यह प्रथम सदी ईस्वी के आरंभ में प्रारंभ होकर गांधार, अब मतलब जो पाकिस्तान में है, उत्तर भारत में मथुरा एवं आंध्र प्रदेश में वेगी कला निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। केवल प्राथमिक जो प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित किए जाने वाले बुद्ध को मथुरा एवं गांधार कला में मानव के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही नहीं है। गांधार कला की मूर्तिकला में ग्रीक रोमन तत्व उपस्थित हैं। बुद्ध के सिर को प्रतीकात्मक हेलिनेस्टिक तत्वों से दर्शाया गया है, जिसका कालांतर में विकास हो गया है। बलबन के बारे में देखिए क्वेश्चन है कि बलबन के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह रजिया सुल्तान की मृत्यु के शीघ्र बाद सिंहासन पर बैठा। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, शीघ्र नहीं बैठा, उसके बाद कई शासन आए हैं, तो पहला गलत है। दैट मीन्स ए आप इसको हटा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी को। उसके प्रशासन के में भारतीय मुसलमानों को महत्वपूर्ण पद नहीं दिए गए थे, यहाँ पर महत्वपूर्ण पद नहीं दिए गए। उसके बाद हम देखें उसने राज्य के कानून व्यवस्था को पुनर्बहाल करने के लिए पृथक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। बलबन ने 1246 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर उत्तराधिकार बनाने में महमूद की सहायता की। 1266 में बिना उत्तराधिकारी की घोषणा के ही नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, मतलब गलत छांटने आपको। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान संपन्न हुआ। देखिए संपन्न तो नहीं हुआ, मतलब ये गलत है, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को समर्पित था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को ये समर्पित नहीं था, ठीक है। फिर तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो भी गलत है। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके निर्माण में संगमरमर का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है, मतलब पहला जो कथन है वो सही है। तो आपको तो आप क्या बताना है, गलत बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 2 जो है वो करेक्ट होगा। यह 71 मीटर ऊंची मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है, अतः 2 जो है वो सही नहीं है। 13वीं शताब्दी की सबसे भव्य इमारत कुतुब मीनार थी। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया। इसे इल्तुतमिश द्वारा वापिस से निर्माण इसका जो है प्रारंभ किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागर शैली के मंदिरों में वृत्ताकार शिखर होते हैं, जबकि द्रविड़ शैली में मंदिरों में पिरामिड नुमा विमान होते हैं। नागर शैली में मंदिरों में विशाल प्रवेश द्वार की विशेषता नहीं है। मंदिरों में पाए जाने वाले तालाब कुएं नागर मंदिरों की विशेषता है, जबकि द्रविड़ मंदिरों में इसकी अनुपस्थिति है। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, मतलब यहाँ पर केवल और केवल पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नागर उत्तर भारतीय मंदिरों में शिखर सबसे प्रमुख घटक बना रहता था, जबकि प्रवेश द्वार सामान्य तौर पर अलंकृत होता है। दक्षिण भारत में मंदिरों की सब प्रमुख विशेषता मंदिरों पर 4 दीवारों से घिरा होना एवं गोपुरम यानी कि विशाल प्रवेश द्वार होता था, इसलिए 2 कथन सही नहीं है। देखिए नागर शैली, आप देखिए नागर शैली और द्रविड़ शैली जो है, अगर ये मान लीजिए आप भारत है तो यहाँ आप बीच में एक लाइन खींच दीजिए, तो यहाँ होगी नागर शैली
और द्रविड़ शैली जो होगी दक्षिण भारत में। नागर शैली उत्तर भारत में होती है, जबकि वहीं द्रविड़ शैली की बात करें तो ये दक्षिण भारत की प्रमुख विशेष मतलब जितने भी मंदिर आप देखें दक्षिण भारत में जाएंगे तो द्रविड़ शैली मिलेगी, नागर शैली उत्तरी भारत में जाएंगे तो नागर शैली मिलेगी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।